अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की तब्दीली के करीबन 50 दिन बाद भी सियासी हलचल में कोई कमी नहीं आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जानिब से जलसों, कन्वेंशन और तवील सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। आज एक जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मानसहरा में जलसे से खिताब किया, तो दूसरी जानिब इमरान खान ने चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन में तकरीर की। इमरान खान ने एक बार फिर तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च करने के अज़्म को दोहराया है, लेकिन वो इसको अदलिया के फैसले से मशरूत भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों को मुखातिब करके कहा था कि मुल्क बचाने का ठेका हमारा नहीं, इदारे भी जिम्मेदार हैं। क्या इमरान खान अब भी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार चाहते हैं? दूसरी जानिब मरियम नवाज की जानिब से इमरान खान के पेशावर में मुस्तकिल क़याम पर तनकीद की गई कि वो गिरफ्तारी के डर से वहां बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बना चुकी है? और नाजुक माशी सूरत हाल से दो चार हुकूमत सख्त माशी फैसले तो ले रही है, लेकिन रूस से सस्ता तेल और गैस लेने को क्यों तैयार नहीं? इमरान खान आजकल अपनी तकरीरों में ये सवाल उठा रहे हैं कि वो मुआहिदा करके गए थे, मगर ये हुकूमत सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत लेने को तैयार नहीं। इन्हीं ने बात करेंगे क्योंकि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम माशी अदम इस्तेहकाम को दो चंद कर रहा है। मामलात हाथ से बाहर जा रहे हैं। क्या ये इत्तेहादी हुकूमत डटकर सख्त फैसले ले सकेगी, या फिर ये बार बार जलसे, जुलूस और रैलियों का मकसद क्या है? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस एनालिस्ट हमारे साथ है, एक पैनल मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ हो रहा है आगे हमें किस तरफ लेके जाएगा। सईद काजी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, कराची से आमिर जिया साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप सबका। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। इलेक्शन की कोई तारीख दी नहीं गई जो इमरान खान साहब का मुतालबा है। जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च इस तरह से हो रहे हैं जैसे इलेक्शन आया कि आया, कल नहीं तो परसों इलेक्शन है। पीटीआई की जानिब से तो समझ आता है, हुकूमत से बाहर निकले हैं, ऑपोजिशन में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। ये अवाम को उलझाकर अपनी स्ट्रेंथ शो करके कोई दबाव इदारों की तरफ बढ़ाया जा रहा है। करना क्या चाह रही है सियासी जमातें? अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली सिंध और बलूचिस्तान में आयशा नहीं हो रहा, ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपको ये ज़्यादा नज़र आता है। वजह बड़ी वाज़ेह है कि दो पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। एक अपना गढ़ खैबर पख्तूनख्वा को समझती है, दूसरा जो है वो अपने आप गढ़ जो है पंजाब को समझती है, और दूसरे दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में जाके कुछ ना कुछ वहाँ से हिस्सा अपने लिए ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आपको हज़ारा में कहीं नज़र आया तो है वो बेल्ट है थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब के फेवर में, हज़ारा वाली जो है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जाके ऐसा जो जलसा करना है वो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि आने वाले इलेक्शन तक या अपना मैसेज, वो नैरेटिव जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आमी तौर पर, अवामी तौर पर फैल चुका है इमरान खान का, उसको किस तरीके से निगेट किया जा सकता है, यानी उनके घर में ले जाके अपना नैरेटिव जो कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही हैं कि जलसे जुलूस हो रहे हैं, इमरान खान साहब की कोशिश तो यही है कि वो इतना प्रेशर डालें कि ये हुकूमत और ये निज़ाम और इदारे ये सब मिलके जो हैं ये मजबूर हो जाएं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करा दिए जाएं। ये हुकूमत ज़ाहिर है कि जब आई है ये सब कुछ अदम एतमाद करने के बाद और सब कुछ जो जिस तरीके से ये सियासी डायनामिक्स चले, तो वो ये चाहते हैं कि अब हम आ ही गए हैं। पहले अब 4-6 हफ्ते तो परेशान थे कि हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने कुछ फैसला किया है कि अब आ ही गए हैं तो सर पे ये बोझ उठाना पड़ेगा, और उसको बेहतर है कि ये लोग लेके चलें, क्योंकि उससे आपका जो सूबाई निज़ाम है उसके अंदर भी किसी हद तक इस्तेहकाम आ सकता है अगर पंजाब मुस्तहकम हो जाता है किसी तरीके से ज़िमनी इलेक्शंस के बाद। और दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर चैलेंजेस, जिस तरह आपने जिक्र किया, इतने ज़्यादा हैं, और अपने वक्त पे इलेक्शंस होना पाकिस्तान के हक़ में बेहतर। लेकिन जहाँ पे मुकम्मल ब्रेकडाउन है, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक क्राइसिस उससे भी बड़ा है। लेकिन अगर हम कहीं पे भी महसूस करें एक हुकूमत, एक मुल्क के तौर पे, एक कौम के तौर पे, कि हमारा टोटल निज़ाम ही बिगड़ चुका है, टूट चुका है, तो फिर सिवाय इलेक्शंस में जाने के और कोई तरीका ज़रिया नहीं होगा। तो यही कुछ आपको नज़र आ रहा है और यही सियासत है, और यही इस वक्त मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं है देख के। हाँ, ये हैरानगी होती है कि इस्लामाबाद जब जलता है तो क्यों जलता है, नहीं जलना चाहिए, इससे अफसोस होता है। जो आप देखिए कोई भी इनमें से हुकूमत होती तो चैलेंजेस, माशी चैलेंजेस या पॉलिटिकल चैलेंजेस एग्जैक्टली यही थे जो कि आज इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं।
ठीक है सैयद काजी साहब, इमरान खान का जो बयानिया था, लॉन्ग मार्च और धरना जिस तरह से ऑफ हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं एहतजाज की और वो इलेक्शन मांग रहे हैं, क्या इमरान खान साहब उसके बाद जो तौजीहात दे रहे हैं कि क्यों धरना ना दिया या मामला कहां पहुंचा या मैं तैयार नहीं था, उनके बयानियों को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है, या इत्तेहादी हुकूमत को कोई एतमाद मिल गया है जिस तरह से वो धरना ऑफ हुआ? एक तो इस धरने से ना जो इनकी इनहेरेंट और इंटरनल वीकनेसेस थी, और ख़ास तौर पर पंजाब में देखिए ना, जिस किस्म के यहाँ तो आपको फायर ब्रांड लोग चाहिए। एक पीपल्स पार्टी थी जो लड़ी, जिसका वर्कर ट्रेंड था, तारीख के अमल में ट्रेंड हुआ, उन्हें पता था पुलिस ने किधर से आना है, हमने किधर से बचना है। तो ये ज़रा थोड़ी नौमौलूद सी पार्टी है, उसकी निस्बत कह लें आप। चले 26 साल तो हो गए, मगर इस तरह की सिचुएशन इन्होंने पहले नहीं। एक तो खान साहब को ये रीथिंक करना पड़ेगा कि ये जो रवायती सियासतदान, और फिर शफकत महमूद साहब हो गए, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाबू हैं, वो कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, बड़े मैच्योर और पुराने, ये कोई इनकलाब इनके जरिए नहीं आना होता, ना आएगा। ये तो इनकलाब भी थे वैसे यहाँ से, ये तो इनकलाब रोकने वाली पार्टियां हैं, करने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत, इमरान खान को अगर इसका कोई पॉजिटिव मिला है तो शायद उन्हें ये समझ आई हो या ना आई हो कि ये यहाँ उनकी वीकनेस है पंजाब में, जहाँ मैसेज एट लार्ज हमें उनके पीछे आते नजर आते हैं, वहाँ उनकी जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप में अटर किस्म की वीकनेस है, कंप्रोमाइज भी मुझे नज़र आता है। एक तो मैं ये खान साहब के हवाले से बात कर दूँ। दूसरी बात ये है कि अभी बिल्कुल शहजाद साहब ने ठीक कहा, जो क्राइसिस है बुनियादी तौर पर वो ये है कि अभी आप अच्छा रोज सुनते हैं कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और अरे भाई ये आसान फैसले हैं जो तुम कर रहे हो, मेरी जेब पर तुम जब डाका डालते हो तो ये तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है। मुश्किल फैसला तो ये है कि तुम रिच को टैक्स करो, और तुम जो है ऊपर से पकड़ो जो वारदात है, जो सारी ब्लीडिंग हो रही है इस मैशत की, ये अगर आपको 24वां, और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा, ओ भाई करा लो इलेक्शन इन लोगों के साथ, इनके होते हुए क्या होगा? क्या इलेक्शन सॉल्व करेगा जो आप इलेक्शन सॉल्व नहीं कर पा रहा? क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ठीक हो जाएगा, जो आप आईपीपीज में ब्लीड हो रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, जो करप्शन है वो पैसा तो है नहीं, इलेक्शन कराने को 50 अरब चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि क्या इलेक्शन कई किस्म के होते हैं। 1970 के इलेक्शन के पीछे एक तहरीक थी, और उस तहरीक की वजह से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, और आवाम के हक में सबसे बड़ी आज तक जो 71 भी हुआ था वैसे उस मैं 70 की बात करूं, 71 की वो तो 77 की बात। तो वहां आपने देखा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे आवाम के लिए 1973 के बजट में रखे गए। ये स्टेटस को के इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है आपके में जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी आपने डीरेगुलेट की है, ये कुछ छोटा वाकया नहीं हुआ। इस प्रॉपर्टी के डीरेगुलेट होने से आपने अपने दोनों ऐवान गिरवी रख ली हैं। आप इनके पैसों के बगैर इलेक्शन ही कोई नहीं लड़ सकता। अगला इलेक्शन भी इन्हीं से होना है, इन्होंने आना है, क्या करेंगे मुझे बताएं। इस वक्त सबसे बड़ी ब्लीडिंग आपकी आईपीपीज में, पकड़ सकते हैं आप उनको? मुझे बताएं। 30 से 40% आपकी इंपोर्ट गैर जरूरी है और बिला वजह है, उसको रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते। टैक्स को ब्रॉड कर सकते हैं, जिस तरह आपके टैक्स कमीशन बना था, डॉक्टर इकरामुल हक साहब थे, जिन्होंने कहा था 10% टैक्स लगा दें जो एन ब्लॉक सब पे, और उसकी बेस ब्रॉड कर दें, और 11,000 अरब रुपया साल का टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। 10 से 12 बिलियन डॉलर साल के आप इंपोर्ट में बचा सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई माइकल लाल है करना चाहिए ना, अगर लीडरशिप है, अगर मुल्क और बेनिफिशियरी ऑफ दिस क्राइसिस। तो फिर काहे की लीडरशिप? फिर काहे की लीडरशिप इफ दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द क्राइसिस? दे थ्राइव ऑन इट। ये इसके हिस्सेदार है इस वारदात के, तो ये कौन करेगा? और फिर मुझे बताएं, तो फिर हिस्सेदार बनने की जंग है, दरअसल हिस्सेदार यार से धक्का दे के श्रीलंका की तरफ जा रहे हो, तुमने भी तो यही रहना, खुदा का खौफ करो। नहीं, इन सबके पास बाहर बहुत कुछ होगा, और आप सबके पास ही कुछ ना कुछ। मैं यही कह रहा हूं कि अब 24वें प्रोग्राम में जा रहे हो, 23 प्रोग्राम कर चुके हो, कोई बंदा नहीं सोच रहा। जिन्होंने नहीं भी लेना था वो भी प्रोग्राम में चले गए, रुक रुक के और सोच सोच के। मैं आमिर जैसा आपको शामिल करूं, हमने आगाज किया ये एहतजाज और ये सब कुछ जब से इत्तेहादी हुकूमत बनी है, नून लीग की जानिब से सबसे ज्यादा जलसे किए गए, मौलाना ने भी 1-2 पावर शो किए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है, ये अवामी ताकत का कोई मुजाहिरा उनकी जानिब से नहीं किया गया। क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बैठी है, ये डिसाइड कर चुकी है कि इन्होंने अगले 12-14 महीने ऐसे ही गुजारने और मजीद टफ टाइम देना है पीटीआई को, या कहीं ना कहीं पीटीआई वो प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएगी कि इनके अंदर दरारें होंगी? ऐसे जो इनकी ख्वाहिश है इत्तेहादी जमातों की, वो यकीनन यही है कि वो अपने जो है अगस्त तक, इसी तरह जुलाई अगस्त तक खींचें जब तक ड्यू हो, अगर उसके बाद भी चंद माह मिल जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। तो ज़ाहिर है कि ये ख्वाहिश किसी भी हुक्मरान जमात की हो सकती है, लेकिन जो मारूजी हालात होते हैं वो किसी और चीज़ के मुतकाज़ी होते हैं। और ज़ाहिर है कि हमारी क्योंकि सियासत बहुत ही उसमें अदम इस्तेकाम है,
और बहुत ज़्यादा आपको महाजराई नज़र आती है, तो ये बड़ा सवाल निशान है कि अगर ये लोग पूरा टर्म पूरी करते हैं, उससे आगे जाते हैं, तो उसके नतीजा क्या होगा। उसके नतीजे में क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, जो अगले इंतखाबात होंगे क्या वो गैर मुतनाज़ा हो जाएंगे, क्या मईशत अपनी डगर पर आ जाएगी, मुश्किल फैसले होंगे, क्या इस हुकूमत को जो है एक लेजिटिमेट हुकूमत, एक जायज़ हुकूमत समझा जाने लगेगा। तो ये सवालिया निशान है जो मेरे ख्याल में उनको आसानी से बैठने नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ा हमारा मुल्क जो एक बहुत बड़े बुहरान का शिकार है। एक तो हम लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान साहब ने ये बयान दिया और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा और मरियम ने ये कहा, लेकिन अगर आप बड़े मंजरनामे में देखें तो पाकिस्तान का जो है बुहरान वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें इदारे आपके मुतनाज़ा हो गए, आपकी पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो गई, आपके सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। तो एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात जो गुफ्तगू में सुनी और बिल्कुल जायज़ बात है कि जी PTI को वाकई एक एहतजाजी सियासत का तजर्बा नहीं था, और आज तक जो उन पर इल्ज़ाम लगा करता था वो यही लगा करता था कि जी पर मिडिल क्लास की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है, बर्गर बच्चे आ जाते हैं, मामा पापा। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पामर्दी से इन्होंने 24 और 25 का इन्होंने मुकाबला किया, क्योंकि इनके पास वो पीपल्स पार्टी वाला बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब कि वो वाला कैडर नहीं है इनके पास बिल्कुल डिफरेंट क्लास के लोग हैं, जो ए पोलिटिकल लोग हैं, जो मेरे ख्याल में कहते हैं ना पैदल चलना भी गवारा नहीं करते, लेकिन वो लोग भी निकले और उन्होंने लाठियाँ खाई, आंसू गैस के सामने खड़े हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता आगाज़ है, एक तरह का रीबर्थ है, कमिंग ऑफ एज है PTI के लिए। आमिर ज़िया साहब, क़तई कलामी की माज़रत, आपने गुफ्तगू में दो बातें की सर मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करना चाहूंगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इमरान खान साहब को अगर हम हुकूमत से बाहर आने के बाद 1.5 महीने में सुने, ये भी आपने एपॉलिटिकल कहा, तो इदारों ने कहा कि वो एपॉलिटिकल है, इमरान खान ने क्रिटिसाइज किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम आपके पास आएंगे, आप हमारे मामलात या मसाइल हल करें। पार्लियामान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जहां आपने अपने मसले हल करने। वो कहते हैं 2/3 दो ना मिली तो फिर तस्लीम करेंगे। इलेक्शन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं, नैब में वो खुद हुकूमत में बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि नैब चेयरमैन को लगाया जाता, उनके हाथ में पावर थी उस वक्त, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एक्सटेंशन दे दी। सर बार बार इमरान खान साहब बयानियां बदल रहे हैं, इदारों पर दबाव दिखाई दे रहा है कि बड़ा है, कुछ चीजें हमने देखी भी नजर भी आई। क्या मामलात स्ट्रेच करेंगे, ब्रेकडाउन की तरफ जाएंगे, या अंदर से ही कोई मामला हल की तरफ बढ़ सकता है, ये लोग बैठ सकते हैं मुज़ाकरात और बातचीत के, क्योंकि बातचीत के बिना तो हल नहीं निकलना किसी भी बात का। इत्तेहादी कहते हैं हम अब दबाव और धमकी में नहीं आएंगे। नहीं, इमरान खान यकीनन चाहते हैं कि दबाव बढ़े, और वो यकीनन चाहेंगे कि जो इदारे हैं वो अपना कोई ना कोई किरदार अदा करे, इसमें तो हमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, उसमें ये बात भी है कि जी इमरान खान साहब जो अदलिया के पास जा रहे हैं कि जनाब हमें प्रोटेस्ट की, पीसफुल प्रोटेस्ट की आप इजाज़त दें। मैं उसी तरफ आ रहा था कि PTI का मिजाज मारपीट का तो नहीं है, वो तो जैसा कि आप खुद जानते हैं पॉलिटिकल नॉइसेस की पार्टी है, नातजुर्बेकार लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जम के खड़े रहे, और मेरे ख्याल में अपनी बिसात से ज़्यादा उन्होंने जो है डंडे खाए। और ठीक है, उनके जो फर्स्ट ईयर बिल्कुल सही कहा कि वो गायब हो गई थी और लोग नज़र नहीं आ रहे थे, शफकत साहब और दीगर लोग, लेकिन बहुत सारे लोग निकले भी उनकी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान का हौसला बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस तरह का जो तशद्दुद हुआ उसको मैं कुलियतन जिम्मेदार समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस तरह का ब्लॉकेट किया, जिस तरह की वहशियाना टीयर गैस शेलिंग की, जिस तरह से लाठी चार्ज किया, क्योंकि ये कोई TLP तो नहीं थी, TLP के साथ तो आपने ऐसा नहीं किया था, आप JUI के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बेचारे PTI थी और उनको पता था कि इनके पास से ये लोग इतना माहिर नहीं है लड़ने भिड़ने के अंदर, तो आपने हर तरह का जुल्म इन पर रवा रखा। इनके साथ जो कुछ हुआ मतलब है कि आप उनके जो रहनुमाओं की गाड़ियों को तोड़ा गया, पिटाई की गई। उमर यूब, आमिर ज़िया साहब, कल इमरान खान साहब ने अस्करी विंग का भी जिक्र किया और पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं। अगर अगली बार इस्लामाबाद आते हैं, क्योंकि अगर आपको भी याद हो आखिरी बार जब TLP आई थी, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था और फिर वो मीडिया पर भी बैन था सब कुछ दिखाना, और जो कुछ हुआ था उस दौरान जितना कुछ हुआ, जो डेथ, आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे तो किस किस्म की तैयारी के साथ आएंगे? फिर नहीं, कोई पैरेलल नहीं है। देखिए TLP और PTI एक अलग जमात है, एक अलग जमात है। दूसरी बात ये कि ये अगर ये उससे उसको खत लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये तकाजा करते हैं कि जनाब आप हमें पुरअमन जो है एहतजाज की इजाज़त दें, हमारे सामने बैरिकेड्स ना रखें, हमारे सामने आप जो है वो लाठी चार्ज ना करिए, तो बड़ी मतलब है जायज़ ख्वाहिश है। हमारा आइन भी कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट है,
तो उनको वो राइट टू प्रोटेस्ट दे। अगर वो लोग आके आग लगाएं, पत्थर मारें, तो फिर आप लाठी चार्ज करें, लेकिन आप सिर्फ उनको रोकने के लिए करेंगे तो फिर जाहिर है कि उससे। और ये जो उनका फैसला था कि जनाब जाहिर है कि पुलिस खड़ी है, उन्होंने कहा जी मैं कॉल ऑफ करता हूँ, समझ में आता है कि अगर उस वक्त कोई चीजें खुदा ना खास्ता मतलब हाथों से निकल जाती तो बहुत बुरा होता। तो ये चीजें मजाक नहीं हो रहा है। और अगर इसको लोग समझेंगे जी इमरान खान की कमजोरी है, मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा, देखिए सियासी तहरीकें डे 1 पे कोई 20-20 मैच नहीं हो रहा है, 20 ओवर्स का मैच नहीं है। पहले दिन पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर तहरीकें जो होती हैं वो हफ्तों महीनों चलती हैं, और अगर ये तहरीक इस तरह की तहरीक बन जाती है और अगर पीछे लोगों ने अपना किरदार अदा नहीं किया, सिचुएशन को डिफ्यूज नहीं किया, तो फिर खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल इम्कान है। तो जरूरत इस बात की है कि आप जो है बिठाकर स्टेक होल्डर्स को आप मामलात को तय करें, और ये जो इस हुकूमत जिसके हवाले से सवालिया निशान है, इसके ऊपर मतलब एक नामुकम्मल अधूरी पार्लियामेंट है जी, कौमी असेंबली में लोग नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आती हूँ क्योंकि वहां पर भी मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी का भी बात करें। पर शहजाद चौधरी साहब, अभी आमिर ज़िया साहब ने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, वो बता रही है कि उन्हें इदारों के किरदार की वो ख्वाहिश रख रहे हैं। सर, एक ऑडियो लीक भी आई गुज़िश्ता रोज, कल एक डॉन ने स्टोरी भी फ्रंट पेज पे छापी हुई थी जिसमें एक साबिक जज, बिजनेसमैन और रिटायर्ड जनरल का जिक्र था पैचअप या चीज़ों को टोन डाउन कराने के लिए। आपकी राय में क्या सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी जब वो खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिकल स्पेस को खुद से हैंडल करें, हमें इसके अंदर मत घसीटें, या आपके ख्याल में कि ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो न्यूट्रल रहें, उनको आना होगा और वही मामलात सेटल्ड होंगे? देखिए इसको इस तरह कर लेते हैं ना कि अगर खान साहब की हुकूमत कंटिन्यू करती तो क्या जो हमारे चैलेंजेस हैं इनमें कुछ कमी आती या कम होते? अच्छा, और अगर नहीं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, इसलिए क्योंकि हम तो पिछले 3.25 साल से ये एक डिसफंक्शनल पार्लियामेंट है। हम लोग तो कह के बोल के आपस में बैठते नहीं थे। ये आज की बात नहीं है कि ये हुकूमत आई है तो आपस में मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं। ये तो 3.25 साल से ये पार्लियामेंट बिल्कुल डिसफंक्शनल होकर बैठी हुई है। और मुआशी तौर पर आपको पता है कि पिछले 6 माह से हमारा IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था, CPEC वाले अलहदा नाराज थे हमसे। तो कहने का मतलब ये हुआ, मुआशी हमारी मुश्किलात बढ़ती ही जा रही थी। तो हम आज अगर खान साहब की हुकूमत कंटिन्यू भी कर रही होती तो इन्हीं चैलेंजेस से नबर्द आजमा होती, जिससे कि आज ये हुकूमत नबर्द आजमा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी भी अदारा हो, कोई हो, अदालत हो, किसी को, या हम सब जो इस पे तज्जिए पे निगाह रखते हैं या तज्जिया करते हैं, तो उस पर हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो लोग आए हैं, क्या ये पिछले 3.25 साल या 4 साल इसी नेशनल असेंबली का हिस्सा थे या नहीं थे? अगर थे तो क्या पार्लियामेंट्री निज़ाम में ये हुकूमत में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? या तो अगर कोई लीगली ब्रेकडाउन हुआ है, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ, अदम एतमाद गैर कानूनी थी, गैर कानूनी काम हो गया, इसलिए इनका बनना नहीं। और तो अगर इनका उतना ही कानूनी हक है हुकूमत का जितना किसी और पार्टी का है, और ऑपोजिशन और हुकूमत ने आपस में पोजीशंस बदली हैं, तो ये कोई नाजायज काम तो नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इन पे मुकदमे बहुत हैं, इन पे सब, तो इसलिए इनको फिर एक्चुअली शुरू में आना ही नहीं चाहिए था। ये कोई ऐसे आपके कवानीन होने चाहिए जो इन रस्तों का, लेकिन जो एक दफा MNA पहुंच जाता है, चाहे तो शायद खाकान आबासी है या कोई सिंध के किसी रिमोट या बलूचिस्तान के, तो उसका उतना ही हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। मुझे पसंद ना हो वो दूसरी बात है। अच्छा, तीसरी बात एक और मुझे कहने दीजिए कि देखिए खान साहब की जो डेस्परेशन है इस वक्त, वो बारहा बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, इदारों को भी कहते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं कि मुल्क देखें किस डगर पे चल रहा है। मुल्क तो काफ़ी देर से इस डगर पे चल रहा है, लेकिन वो ये क्या अभी इशारा दे रहे हैं, बार बार ये चीज़ कहते हैं। वो असल में अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं। इसी ऑपोजिशन से सीखने वाली बात थी। इस ऑपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल चलने नहीं दिया, उस पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल करके रख दिया, लेजिस्लेशन का तरीका उनके पास से निकाल दिया, मॉरल असेंडेंसी जो हो सकती थी या लीगैलिटी मॉरल जो उसकी अथॉरिटी थी, उसको ऐसा ऐसा डिमेंड कम करते गए ये लोग कि देखिए आप तो ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमतें चलाते हैं, आप तो लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकते, लेजिस्लेशन करते हो तो बुलडोज करते हो, कर ही नहीं पाते, या इदारे आके करवाएंगे अगर कोई फैटिव की या किसी किस्म की क्रिटिकल। तो उनसे सबक लेना चाहिए था कि अगर तुमने मुझे यहाँ डिसफंक्शनल किया और मुझे काम नहीं करने दिया, तो फिर मैं भी पार्लियामेंट में बैठ के आज तुम्हारे साथ यही कुछ करूंगा। जब वो ये कहते हैं, पार्लियामेंट से हट जाते हैं, तो वो खुली फील्ड। अब मामला ये है कि किसी भी को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है। और दूसरी बात, अगर ये अपना काम किसी ना किसी तरीके से जारी सारी रखे, तो क्या ये इसको हटा देना चाहिए, और कौन हटाएगा?
अवाम हटाएंगे या इदारे हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे? ये भी याद रखें, नवाज शरीफ को अदालतों ने ही सजा दी थी, तो ये काम होता रहा है यहाँ पे। सर हटाना तो हमारे यहाँ बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं लेवरेज लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगी। मैं आमिर साहब आती हूँ, मैं पॉइंट ले लूँ, फिर आप जरूर दोनों पे बेशक रिमार्क दे देगा। सईद काजी साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, जाहिर बात है पार्लियामान के अंदर बैठने को राजी है ना तैयार है। खबर ये भी आ रही है कि हुकूमती इत्तेहाद ये सोच रहा है कि टॉप टियर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 करके इनके इस्तीफे मंजूर किए जाए और ज़िमनी इंतखाब की तरफ बढ़ा जाए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, जिसमें शेख रशीद, शेरी मज़ारी, फवाद चौधरी, कुरैशी साहब के नाम आ रहे हैं। क्या पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार हो जाएगी? इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए अदालत से श्योरिटी लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे? आप पैटर्न पीटीआई की सियासत माजी को देखते हुए, एक बात अभी शहजाद साहब ने कर दी, पार्लियामेंट डिसफंक्शनल रही पौने 4 साल, ये लोग बैठने को राजी ना हुए, राइट ना? आपको लगता है इमरान खान साहब बैठने को राजी हो जाएंगे? पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इनको नहीं चलने दिया। अब मुझे पता नहीं ये लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट है या राइट हैंडेड कम्प्लीमेंट है। ओ भाई, आप भले अपोजिशन में बैठे हैं, भले आप इक़्तिदार में हैं, पार्लियामान तो आपकी है ना, इसको स्ट्रेंथन करें ना। पहली बात तो ये है कि एक आता है दूसरे को चलने नहीं देता, क्योंकि मसला क्या है, जिस मसले की तरफ हम जिक्र नहीं करते, ये कुछ ख़ानदानों के ग़ुलाम बन चुके हैं इदारे। ये आप भी जो इक़्तिदार बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे इस हालत में, शरीफ डायनेस्टी जो है, वो तो केसेस का मसला था। एक बात बिल्कुल आईनी हुआ है, क्या जो सिंध हाउस में आईनी हुआ है? पंजाब में 25 बंदे जिसको निकाला गया है वो आईनी हुआ है। पहले जो कौमी असेंबली में पैरेड करवाई गई उन लोगों की कि ये तुम्हें छोड़ चुके हैं और इत्तेहादियों तुम भी छोड़ के चले जाओ, दिस इज हाउ इट हैपेंस इन ऑल दी डैम मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वलायत में इस तरह होता है, वहाँ इस तरह होता है। तो बात यह है कि जब आपके ये इदारे चंद लोगों की मुट्ठी में हो, मेरे प्रोग्राम में यहीं पे बैठे हुए मुझे जहांगीर तरीन साहब लाइन करते उन्होंने कहा यार 25 बंदे मेरे पास हैं। तो जब आपकी पार्लियामान के 20-20, 25-25 बंदे एक टाइकून के पास हों तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होती है और केड़ा आइन होता है? नहीं मुझे बताएं ना आइन क्या होता है। अच्छा, आप आइन की बात कर लेते हैं। आइन में आर्टिकल 3 भी है, 38D भी है, उसमें आम आदमी के राइट्स हैं, वो किधर है भाई? और आप तो मुल्क को वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलाते हो, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुल्क नहीं चल रहा। एंड बोथ आर एट डेग्रेड्रान, बोथ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जो वाशिंगटन कंसेंसस के 10 डिक्टम्स हैं वो खोल कर पढ़ें और आइन की पहली शिक से लेकर 40 तक पढ़ें, वो दोनों मुतसादम है आपस में। वो कहते हैं कि यार यहाँ पे इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं अस्पताल में जाता हूँ, आगे डिस्क्रिमिनेशन है कि जी ये अरबपति का अस्पताल है, ये गरीब आदमी के फौत होने के लिए अस्पताल है, ये गरीब आदमी के जाहिल बच्चे को जाहिल रखने के लिए स्कूल है, ये अमीर आदमी। तो आइन के तहत ये चल रहा है। इज दिस ऑल दैट हैपनिंग? तो नहीं होंगे आपकी बात है, कुछ भी आईनी नहीं, कानूनी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आइन में अच्छा मेरे लिए है कि ये मेरा हक हुक्मरानी है, उस पर तुम अमल करा लेते हो। हम सब्जेक्ट हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यू एज योर रूलर्स अकॉर्डिंग टू। लेकिन मेरा जो हक है रोटी का, मेरा जो इलाज का हक है, मेरा जो एक आजादी का हक है, मेरा जो राइट टू प्रोटेस्ट है, वो कोई नहीं माफिया का नेक्सस है, वहां से तो किसी को भी नहीं मिल रहा है ना। आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी। अब मुझे बताएं, जो हमें तकरीर खिताब में बताया जा रहा है कि इनकलाब और जिहाद होने को है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बाद इनकलाब और जिहाद नहीं हो रहा? इमरान खान साहब के साथ देखे बंदे कौन है? ये इनकलाब करेंगे, तैयारी करें, हम इस्लामाबाद आए। मैं ये कह रही हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ते नहीं रोकेंगे तो ये इनकलाब और जिहाद इस बार कामयाब हो जाएगा। मैंने पहले भी एक बात की थी और आज दोबारा दोहराता हूँ। अगर इमरान खान अपने प्रोग्राम को बदल के नीचे वर्किंग क्लास तक नहीं जाते और अपनी मूवमेंट को मिडिल क्लास के अंदर नेशनलिस्टिक पैरामीटर्स में रखते हैं, तो जो मिडिल क्लास है वो एजेंट ऑफ चेंज नहीं होती। एजेंट ऑफ चेंज जो होते हैं वो आपके मेहनत कश होते हैं और आम आदमी कहते तो यही है, करते कुछ और है। उनके लिए इस वक्त वो बे पार्टी हैं, आमिर ज़िया साहब से पूछ लीडर हैं। आमिर ज़िया साहब ये जो कह रहे हैं, इसको एक तो कमेंट कर दीजिएगा कि उनको ये रूट लेना चाहिए, वो कहते हैं उनका रूट यही रहा है। दूसरी बात, जितनी गुफ्तगू हुई, अगर मैं पिछले सिर्फ 5 साल की बात करूं, एक तो हमारी तारीख भरी हुई, मगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं। जो हुकूमत में है ऑपोजिशन उन्हें कहती है लेजिटिमेट नहीं है, जो हुकूमत है वो कहती है ये चोर हैं, जो ऑपोजिशन में है वो कहते हैं हुकूमत वाले माफिया पे। अब रिवर्स कर लें, ये नई हुकूमत आई है तो यही स्टेटमेंट्स बदल चुके हैं। अब वो उनको कहते हैं लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, वो कहते हैं ये चोर डाकू थे, वो कहते हैं माफिया इनके साथ बैठा है। तो सर ये तो इस निज़ाम को दोनों ही साइड चलने देने वाली नहीं है, इन्होंने तो इल्जामात के नाम पर सियासत करनी है। दुरुस्त कह रही हैं आप आयशा, और ये मैं सईद कायद साहब की बात को सेकंड करूँगा, जो इन्होंने कहा, जिस तरह से बयान किया कि जी मौरूसी सियासत की गिरफ्त में हैं, हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ शरीफ जो हैं
वो जो है अगर जमहूरियत को मतलब है उसकी अलामतें बनी हो तो फिर तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि जी ये जायज़ लेजिटिमेसी लैक करती है हुकूमत, उसकी वजूहात हैं। कौमी असम्बली आपकी अधूरी है, अगर 120 अरकान ना हो उसके अंदर तो एक सवालिया निशान है। और एक आप एक जाली किस्म की अपोजिशन बना दें, अपोजिशन लीडर बना दें जिसको अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ना हो, तो फिर एक सवालिया निशान है। लोग कहेंगे कि जनाब ये असम्बली जो है ये जो भी फैसले करेगी वो मुतनाज़ा होंगे, अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा इसकी वजह से। तो अगर आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं और एक हुकूमत चली गई और दूसरी आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। एक साजिश हुई है, उसमें लोगों की ख़रीदो फरोख्त हुई है, उसमें जनाब आपने एलाइस को इधर से उधर किया है। तो ये एक बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए हम जैसे लोग कहते हैं कि जी जायज़ हुकूमत नहीं है, अधूरी असम्बली है और उसका एक ही इलाज है कि आप दोबारा इंतखाबात कराएं, केयर टेकर गवर्नमेंट लाएं। एक बात। दूसरी बात, आमिर ज़िया साहब फतह कलामी की माजरत, मेरा सवाल है आपकी इस पहली बात पर, आप साजिश की बात कह रहे हैं। इस मुल्क का कोई इदारा ना संजीदा हुआ, ना उसने कोई एक्शन लिया, ना रिएक्शन दिया कि इस मुल्क में एक साजिश हुई है एक हुकूमत के खिलाफ। दूसरी बात, इस्तीफों के मामले को लेकर आपकी राय में पीटीआई कितनी संजीदा है? आज भी उनके पार्लियामेंटेरियंस तमाम लग्जरी या जो भी उनके बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं, वो सूबाई असेंबलियों में बैठे हैं, वो सेनेट में बैठे हैं, और जो इस्तीफे दिए गए हैं उनका भी प्रोसेस ड्यू जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। वाकई पीटीआई इस्तीफे देकर नेशनल असेंबली से निकलना चाहती है? अच्छा, दो सवाल हैं आपके। पहला तो साजिश का हुआ। देखिए, हुकूमत जो हटती है वो कोई मतलब उस पर नहीं हटती, दुआओं से तो नहीं हटती। उसके लिए आपको कोई मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, कोई साजिश ही होती है ना। क्या आप कहेंगे जी मैं फ़लाँ की वफादारी ख़रीदूँगा, फ़लाँ को मैं सिंध हाउस में ठहराऊँगा और जनाब मैं MQM से ये बात करूँगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बात ये होगी, तो एक तरह का पूरा एक मूव बना। उसको अगर हुकूमत के पैराए में देखा जाए तो साजिश ही कहलाएगी। उसके लिए सियासत ना कहेंगे इसको, अपोजिशन तो ऐसे ही सियासत करती है सर, इसको सियासत ना कहेंगे। देहाती जुड़े थे किसी वजह से, देहाती खफा हो गए किसी वजह से। तो सियासत में तो बात ये होती है कि हर साजिश जो होती है वो कहते हैं गुड कॉन्स्पिरेसी, बैड कॉन्स्पिरेसी, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। साजिश इज अ न्यूट्रल वर्ड। कोई इसमें ये नहीं कह रहे कि साजिश हुई है, एक आपने एक अक्सरियती पार्टी को अक़लियत में तब्दील किया है, मसनूई तरीके से किया है। आपने खरीदो फरोख्त को अगर आप कहते हैं जी लेजिटिमेट है और उसके अंदर आप जनाब पैसे देकर वफादारियां बदल सकते हैं, तो फिर तो एक सवाल निशान है, फिर तो नहीं बनती वो। हम नहीं समझते कि लेजिटिमेट है। और जो अगर बरतानिया की आप बात करते हैं, वहाँ पे इन हाउस जब चेंज आता है आयशा, उसके अंदर वो जो रूलिंग पार्टी है वो अंदर जो है उसके अंदर मेजोरिटी बनाई जाती है। ये नहीं होता कि वो जाकर कंजर्वेटिव लेबर से मिल जाएंगे और लेबर जो है लिबरल से मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा होता। वो इन हाउस अपनी हुक्मरान पार्टी में चेंज लेकर आते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि हमारा आइन भी इस तरह का नहीं है। तो बात ये कि इस बहुत सारे लोग, मैं क्या बहुत सारे पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा अक्सरियत में हूँ अक़लियत में, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी यकीन रखते हैं कि हुकूमत जो है जायज़ हुकूमत नहीं है। एक बात। अच्छा, फिर दूसरा आपका वो था कि इकोनॉमी की बात थी कि जी इकोनॉमी क्या वैसी ही चलती जैसे आज चल रही है या ज़रा सी बेहतर होती? बात ये होती कि अगर हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होती और हमने 3-4 महीने इस साजिश में ना गंवाए होते, जिसकी वजह से इमरान खान को इतना शोर मीडिया ने मचाया, अपोजिशन ने मचाया कि उसको सब्सिडी देनी पड़ी, ठीक है ना, तो भाई तो गालिबन हुकूमत जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल की। हमने 4 महीने इलेक्शन में गुजार दिए, हमने कोई मतलब इकोनॉमी के फ्रंट पे 3 महीने इमरान खान कुछ नहीं कर सके क्योंकि पूरा मूव उनके अगेंस्ट हो रहा था। 1.25 महीने इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, ये तो आके किया ना इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। तो बात ही कि हुकूमत मैनेज हो रही होती और आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होती तो आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर मैनेज कर सकते। आपकी साजिश ने ये जो आपसे मुराद जो की गई है, उसने पाकिस्तान की जो थोड़ा सा भी दमखम था मईशत में, उसको भी आपने घुटनियों पर लाकर बिठा दिया। क्योंकि अगर इमरान खान की मैं अगर बात करूँ, 4 जो बड़े माशी इशारिये हैं, एक्सपोर्ट्स बड़ी है उसके दौर में, आपका रेवेन्यू कलेक्शन बड़ा है, 30% बड़ा है, एक्सपोर्ट 25% बड़ी है। आपका जो तीसरा वो था कि जी रेमिटेंसेस बढ़े, इंपोर्ट में आप आके मारे गए थे। इंपोर्ट के मारे, वो इमरान खान भी कहता था जी वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, $40 का जो तेल है वो $100 का मिल रहा है, और उसके अंदर जी पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फ्रेट बढ़ गया है, ये तो सबको पता था। तो भाई जब उसकी बात आप नहीं मान रहे तो हम इसकी बात क्यों मानेंगे जो ओपोजिशन के लोग होंगे? तो बात ये कि एक खराबी की आपने 2002 से लेकर अब तक हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए। आपने जुल्म किया, पीटीआई को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। क्यों नहीं करने दिए? बात यूँ थी PML क्यों नहीं किए? पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए और PMLN ने किए। कोई इमरान खान के खिलाफ अवामी तहरीक नहीं थी, कोई सड़कों पे मुजाहरे नहीं हो रहे थे। आपने एक दरबारी महलाती साजिशें की, उसकी वजह से तब्दीली आई है। उसके अलावा उसका कोई जवाब नहीं। इमरान खान साहब के पास 5 साल थे, क्या वो जमात से किसी और को खड़ा करके अपनी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकते थे?
ये तो इत्तेहादी हिले थे ना भाई। वो आपने मौका, भाई वो एक अलग डिबेट है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि इमरान खान को हटाना जरूरी। भाई नवाज शरीफ हटे, पनामा में हटे थे, वो गिलानी हटे थे पीपल्स पार्टी के मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। इमरान खान को आप हटा देते, लेकिन आपने जो रूट अपनाया वो हम कहते हैं कि उसको आपने नाजायज तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त के जरिए किया। आपने पूरा एक सिस्टम को ऊपर क्वेश्चन मार्क ला दिए और लोग पूछते हैं कि पार्लियामानी निजाम डिलीवर ही नहीं कर सकते। ठीक है आमिर साहब, मगर वो एक वही आईनी मूव कहलाएगी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और वहां इत्तेहादी हिले खरीदो फरोख्त वाला वोट असेंबली में इस्तेमाल ना हो सका। सूबाई असेंबली में यकीनन खरीदो फरोख्त हुई और वो मुनहरिफ करार पाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमत क्या करना चाह रही है, इमरान खान इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर खुद हुकूमत भी सवाल उठा रही है, मगर चैलेंज इस्लामाबाद को कर रहे हैं पेशावर से। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद चौधरी साहब, ब्रेक से पहले आमिर जिया साहब बात कर रहे थे और बात करते हुए साजिश, इस हुकूमत की लेजिटिमेसी और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सा टच करते हुए। इमरान खान साहब 20 मई मुल्तान के जलसे के बाद वापस इस्लामाबाद नहीं आए हैं। हमने इसको चेक भी किया कि इससे पहले अपने दौरे हुकूमत में कभी पेशावर में उन्होंने सिवाय काम के यानी कि किसी भी मकसद को गए हों तो रात नहीं कभी गुजारी। और आज हुकूमती जो जमातें हैं इसकी जानिब से मुसलसल तनकीद हो रही है उनके इस्लामाबाद ना आने को लेकर। क्या गिरफ्तारी का खौफ है जो वो वापस इस्लामाबाद नहीं आ रहे? अच्छा, ये देखिए 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो पहले तो देखिए पॉलिटिशियन या सियासतदान हमारे इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि अब तो कान पक गए हैं सुन सुन के, और यकीन मानिए कि उनको अब इतनी देर सुना भी नहीं जाता। लेकिन आमिर ज़िया साहब की जो उन्होंने बयान फरमाया उसको सुन के मेरा जी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस करा दूँ। मैं उनको कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी कन्विंसिंग पावर जो है वो ऐसी है कि ज़रूर उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, असल में हम लोग सब हम रियलाइज़ नहीं करते, रियलाइज़ करते भी हैं, और ये तो माशाल्लाह आपका पैनल ऐसा है कि ये तो मुझसे बहुत काबिल लोग हैं कि ऑल्टरनेट रियलिटी वर्ल्ड में रहते हैं। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है ये, सच्चाई के बाद की दुनिया, हक़ाइक़ के बाद की दुनिया। तो उसके अंदर हो ये गया है कि अब कुछ सच रह नहीं गया किसी का। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये पैसे के जोर पे हुकूमत बदली गई या साजिश कहीं से बाहर से आई, तो वो इतनी मर्तबा हो चुका है कि अब तकरीबन आधे से ज़्यादा नहीं तो आधा मुल्क तो ज़रूर इस पर बिलीव करता है कि यार ज़रूर ये जो 25 लोग थे वहाँ पे रखे गए, अच्छा उनका वोट ही नहीं आया वो जो रखे गए थे, या 22 थे या जितने भी लोग थे, तो इसलिए वो तो उनके वो काम नहीं आए, यानी इनके इत्तेहादी जो थे वही इनके साथ मिल गए। अच्छा, अब इत्तेहादी क्यों मिल गए, कि क्या वजह थी कि इत्तेहादी जो थे उधर से उठ के उधर चले गए? इत्तेहादी ऐसे ही करते हैं, पहले भी ऐसे ही करते हैं। 4 साल जब आए तो उस वक्त भी ऐसे ही लाए गए थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब के 4 साल प्रॉक्सीज के ऊपर या फट्टों के ऊपर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन किसी और के हमें भले पसंद हो या ना हो, मैं बाकी चीज़ों से एग्री करता हूँ कि मॉरल जो है ऑथेंटिसिटी है या नहीं किसी की, उसके बुनियाद पे ये पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, बिल्कुल अब मैं उससे मुकम्मल तौर पे एग्री करूँगा। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि जमहूरियत की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है या नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्टली राइट कि ये तरीका नहीं है काम करने का। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब आप खुद मिल के, और वो से काजी साहब की बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जब ये 400-500 खानदान मिल के यही लोग हैं, ये कभी पीटीआई होंगे, कभी पीएमएलएन होंगे, कभी पीएमएलए होंगे, कभी क्यू होंगे, कभी पी होंगे, लेकिन ये सब के सब लोग वही हैं। तो मुझे ये बताइए, इन्हीं लोगों से बार बार जब आप इलेक्ट करके भेजोगे तो इनसे क्या मिलेगा आपको? शाह महमूद कुरैशी आज इधर बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं है, उसी तरह कही हैं जैसे पीपीपी के अंदर थे या किसी और पार्टी में होते। तो हमारी जमहूरियत असल में बिल्कुल एक कैप्टिव जमहूरियत, वो इस तरीके से उन्होंने हमें कैप्टिव कर लिया और उन्होंने रियासत को कैप्टिव कर लिया हुआ। तो जमहूरियत के अंदर भी बिल्कुल वो चीज़ें नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, और अगर जिन तरीकों से जिन रस्तों से आते हैं उसी रस्तों से फिर चले भी जाते हैं, तो उस पर भी हमें फिर रोना नहीं चाहिए। इन बड़ा आसान है इनके लिए, ये तो निकलेंगे। देखिए कह रहे थे राजा रियाज आज ऑपोजिशन लीडर हैं, कल हो सकता है पीएमएलएन से जीत के आ जाए। तो बाहर सूरत ये तमाशा तो ऐसे ही चलेगा। अब इससे बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आई एग्री विद दैट कि 5 साल पूरे कर लेने देते तो शायद खान साहब के पास छुपने की जगह ना होती। आज तो बड़ा कमाल का रिसरेक्शन है खान साहब का, पीटीआई का, जो विच इज गुड। मेरा ख्याल है कि एक उम्मीद की किरण अगर नजर आती थी किसी को, हम जैसों को भी, तो वो जिंदगी में घर से पहली दफा वोट देने के लिए बाहर निकले तो खान साहब के लिए निकले।
अच्छा, आप इदारों की बात कर लीजिए। बार बार ये कहा जाता है कि ये जो पार्टी है पीटीआई, असल में काजी साहब ने कहा कि इनको लोगों के साथ, पीटीआई मेरे हिसाब से तो एक बहुत मजबूत ग्रास रूट पार्टी है केपीके के अंदर। अच्छा, हम जब उसको यहाँ पे देखते हैं ना, इधर ये जो पंजाब की इलेक्टेबल्स की सियासत है उसके अंदर, तो वहां पे हम देखते हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत शायद उतनी स्मार्टली नहीं खेले जिस तरीके से खेलना चाहिए था। जब तक जहांगीर तरीन था उसने तो मदद करके इनको इलेक्टेबल्स को इनके काबू में कर लिया, हुकूमत इनकी बन गई, एक ऐसा नंबर बन गया जिसके ऊपर कोई फट्टे फुट्टे लगा के इनको बैठाया जा सकता था हुकूमत के ऊपर। लेकिन जब वो सारे इलेक्टेबल्स हटना शुरू हो गए इनसे, क्योंकि पंजाब की सियासत का मिजाज मुख्तलिफ है, हम उससे एग्री करें या ना करें, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मिडिल क्लास मिला है इनके साथ, जो कि आपको लिबर्टी में नजर आता है या इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नजर आता है, ये वो मिडिल क्लास है जो कि बड़ा ट्रांजिटरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के परिंदे नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे भी गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रास रूट पार्टी नहीं है, ग्रास रूट केपीके में है, और वही ग्रास रूट इसको यहां तक लेके आया था, वही ग्रास रूट खान साहब को फिर यहां पे लेके आएगा। अब आपका सवाल कि वहां बैठे क्यों है, जाहिर है जहां उनकी पार्टी है, जहां हुकूमत है, जहां सपोर्ट है, जहां उनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल है, वहीं से उठेंगे ना। पॉलिटिकल कैपिटल जहां पे होगा, यहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल तो डाइल्यूट हो चुका पंजाब का, और यही इस वक्त सबसे बड़ा डायलेमा है मेरी नजर में पीटीआई का, कि पंजाब का जो उनका कैपिटल बनना चाहिए था वो अब डाइल्यूट हो गया। तो इसलिए ये आपके सवालों के चंद जवाबात हैं। बाकी देखिए, हम बातें सब सही करते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग सब ठीक बातें करते हैं, और वो किसी ना किसी पैराए में, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सही होंगी। प्रॉब्लम ही हमारा ये है कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे यहाँ, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे सियासी डिस्कोर्स में, हमारे सियासी, कि हम किसी भी चीज को किसी भी तरीके से साबित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इख्तिलाफ करते हुए भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे वैसे पॉलिटिकल कल्चर और सोसाइटी से बिल्कुल खत्म हो रहा है। सईद काजी साहब, जो बातें शहजाद साहब कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत का इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इस दबाव में वार? ये क्या अच्छा फैसला होगा या नुकसानदेह होगा हुकूमत के लिए? बात तो ये कि शहजाद साहब ने जो भी बातें की हैं, इससे इख्तिलाफ की तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं है, मगर एक सवाल है जो शायद तशना रह गया हो मेरी नाचीज राय में, कि आखिर यही लोग क्यों हैं जो बार बार वापस आते हैं? हमारे यहाँ अच्छे लोग पैदा होने ख़त्म हो गए हैं। आखिर क्यों डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब की स्टडी है कि पिछले 42 साल में 1700 बंदे हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं? कभी हमने इसकी वजह पे गौर किया? मैं अर्ज़ किए देता हूँ, अगर नाचीज़ राय मेरी इसमें कोई हो। ये ज़राए पैदावार इनके कब्ज़े में हैं, दे मैनेज अनटोल्ड, एक दौलत के बहुत बड़े ज़ख़ीरे पे बैठे हैं। वो सही है या गलत है बाद में बात कर लेंगे इस पर, और बड़ा ज़ख़ीरा कितना ठीक होता है ये भी आपको अंदाज़ा है। तो इनकी जो वाहिद लेजिटिमेसी है टू स्टे इन पावर, दे ड्रा फ्रॉम द मनी जो यहाँ के आपने ऑफ लोड किए, आपने अपने वापडा का बेड़ा गर्क किया, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग, और एक बिल आपके घर आता है, ये जो आपने 1994 में किया था। इसके बाद आपने सबसे बड़ी वारदात इस मुल्क में की, जो हाउसिंग को डीरेगुलेट करके आपने इनके हवाले कर दिया। और यार ये देख मुझे बताएं ना कि कहाँ से लेजिटिमेसी आती है कि जी ये हार्वर्ड में जिनकी 3 PhDs हैं, ये ओरेटर बहुत अच्छे हैं, ये गुफ्तु, ये कमाल के इनका नजरिया है, ये इसलिए हम बंदों को इलेक्ट करते हैं। Have you ever seen the quality of all those Moses Arkans whom we see time and again being elected and re-elected? मुझे बताएं, गुफ्तगू कभी आपने अपने बजट के सेशन में कोई गुफ्तगू सुनी है कि किसी को मैशत के GDP का स्पेलिंग भी आता हो? तो वजीर खजाना और वजीर आज़म भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, हुआ क्या है? कैप्चर 2 हुए हैं। एक आपके ज़राए पैदावार का कैप्चर हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ठीक किया आपने, करना चाहिए था, मगर वो रेगुलेटर कहाँ है जो बीच में आपने बिठाना था? जिसने इस वारदात को रोकना था वो रेगुलेटर किधर है? रेगुलेटर भी माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद पहले आपने ज़राए पैदावार ऑफलोड किए, उसके बाद पीछे से तमाम आपके ऐवान उनकी पीछे चले गए। आज हम इन खानदानों की लड़ाइयों के ऊपर प्रोग्राम रोजाना करते रहेंगे और करके फिर चले जाएंगे, और फिर 5 साल कोई नहीं है इस माफिया से निकलने का। बात ये है कि मैं आप बता देता हूं, हमें 1722 करोड़ पे भारी है। मैं बिल्कुल बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ इंतहाई रेडिकल स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दरकार हैं, वरना आपकी डेमोक्रेसी बेकार है। काजी साहब किधर से आएंगी? क्या वो हम बाहर से लेकर आएंगे, कोई आके करके जाएगा? यही लोग हैं ना। मैं आपको बताता हूं, 1990s में जब हमला किया जॉर्ज सोरोस ने मलेशिया पे, उसने क्या किया? उसने अपनी करेंसी को डीपेग कर दिया, जो रिंगिट था, उसका भागो यहां से। मेरी जो 50 साल की जो तरक्की है तुम एक दिन में बर्बाद करना चाहते थे। ये जो आप लेके आए थे, इमरान खान साहब जवाब देना, आपकी हुकूमत में ये जो आया था जिसे अब आप रजा बाकर फैक्टर कहते हैं,
ये किसी कोई मजहबी फरीजा है खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका के $200 का होगा? क्यों भाई, आप डीपैक नहीं कर सकते? आपने सारे कर्जे डबल कर लिए, तो हमारे मफाद में ये फैसले कौन करेगा? मगर आखिरी बात, जब हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के ऐवानों में जाके उनके कॉरिडोर्स में अपने पावर में आने के लिए लॉबिंग करनी हो, तो फिर हमें रजा बाकर फैक्ट्री होता है, इसका नाम ही पड़ गया। अब खैर से मैं नहीं कहता, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कहते हैं कि ये रजा बाकर फैक्टर आ रहा है जो आज आपकी मिशत है। तो ये क्वेश्चन है, और मैं नहीं समझता कि हम तीनों में कोई इख्तलाफ है, और सारे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। शहजाद साहब हमारे सीनियर हैं, वो भी दर्द दिल रखते हैं, आमिर साहब भी हमारे साथी हैं, वो तो बाएं बाजू के हमारे पुराने साथी भी हैं। ठीक है, तो बात ये है कि ये करेगा कौन? Who will bell the cat? I don't think. I believe the solutions are beyond this elite. क्या वो कैपेबिलिटी और सलाहियत इस मुल्क की लीडरशिप में है कि वो आवाम के लिए कर सके? क्योंकि सियासी फैसले होते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपकी जानिब आऊंगी। फौरी इंतखाबात बहुत मांगे जा रहे हैं, जो आए वो भी समझते थे कि इंतखाबात ही हल है, अगर उन्होंने अब इरादा बदल लिया तो अलहदा बात है। सवाल ये है, वो इंतखाब, उसका नतीजा इमरान खान साहब को काबिल कबूल होगा? 2/3 मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर एतराज है, हर इदारे पर सवाल उठ जाता है। इलेक्शन हो भी जाए, 50 अरब उस इलेक्शन को दरकार है, या माशी अदम इस्तेहकाम है, क्या नतीजा मान लिया जाएगा, या घड़कर और डिजाइन कर वो कोई भी सियासी जमात हो जो नतीजा चाहती है वो दे दे तो तस्लीम रहेगा? अच्छा, बात एक तो आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह डिबेट बड़ी ज़बरदस्त हुई है। शहजाद साहब के ख्यालात, फिर सईद कायद साहब ने जिस तरह से पर्सपेक्टिव बताया, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी एकेडमिक किस्म की, मैंने तो बहुत सीखा इससे आज। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपका वो जो सवाल है कि जी इलेक्शंस, मेरी नाचीज़ राय में ये कि पाकिस्तान इस वक्त इन हालात में जितनी पोलराइजेशन है, इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है, जितनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। और उसका एक तरीका है, मतलब है कि आप गालिबन आइन सिर्फ 3 महीने के लिए कहता है कि जी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आए, लेकिन आपकी कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए कि जो कि सख्त फैसले करे, क्योंकि ये हुकूमत जो भी इस्लाहात करेगी, फैसले करेगी, वो नाकाबिल कबूल होंगे। जब भी नया इलेक्शन होता है वो फिर पहले से मुतनाज़ा हो जाएगा। तो पहले तो हमें जो दो कहते हैं मुताहरिब ग्रुप हैं, इनको जरा से दूर करना है एक दूसरे से, और बीच में कोई और फैक्टर आ जाए जो अपना किरदार अदा करे, जो सख्त इस्लाहात करे, 6 महीने, साल, और उसके लिए गालिबन अदालत से आपको सील ऑफ अप्रूवल लेनी पड़े, कोई और तरीका करना पड़े, क्योंकि आइन तो 3 महीने की बात करते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हालात होते हैं। हमारी मईशत इस वक्त जो है इलेक्शंस को सस्टेन नहीं कर सकती। हम एक मरतबा फिर इलेक्शन की हड़ाहुड़ी में गए तो पता चला मजीद फैसले नहीं कर सकेंगे, और इस हुकूमत को फिक्र होगी कि जी इलेक्शन अगर आ रहा है तो फिर वो जो फैसले करने, ये भी फिर सब्सिडी देने की कोशिश करेगी मजीद। तो ये हल नहीं है इस वक्त। आपको ज़रूरत इस बात की कि इस वक्त थोड़ा सा आप पहले मरहले पे इस जो महाजराई है इसको कम किया जाए। उसमें इमरान खान को सुख सुकून आएगा जब वो देखेंगे जी उनके जो मुखालफीन हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और जो दीगर जिनको वो कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, वो ना हो। और अगर वाकई वो ना हो तो उन पे भी एक वबाल है, जो फैसले कर रहे हैं उससे अनपॉपुलर ही होंगे। इन फैसलों के बाद अगर वो इंतखाबात में जाएंगे तो कोई आसान ज़िंदगी नहीं होगी नून लीग की। पीपल्स पार्टी का तो खैर एक कैप्टिव सूबा है, वो जो भी करें, कारकर्दगी करें ना करें, वो देही सिंध में जीत जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर दूसरा हमारा मरहला, वो जो जमहूरियत की क्वालिटी पे बात हुई, आखिरी जुमला कि जी 60% सीट्स आपकी डायनेस्टिक हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चरल चेंज अपनी डेमोक्रेसी में लाना पड़ेगा ताकि मेरिट पे लोग आ सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, शहजाद चौधरी से काजी साहब। और यकीनन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को इस प्रोग्राम से, लेकिन वो बात जहां आई, जहां कंक्लूड करेंगे, जो रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हुई, और फिर जब आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं वो 2 ग्रुप जो महाजराई में मसरूफ है उनको डिसआर्म करके थोड़ा कूल डाउन करने की जरूरत है ताकि हम इन तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ सकें और फिर इंतखाब की तरफ जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल रहे, उसके नताइज काबिल कबूल रहें और थोड़ा बर्दाश्त भी हमारे माशरे में पैदा हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।